एक विधवा औरत ने अपनी मलकिन से पेमेंट के बदले जमीन के नीचे बनी एक पुरानी कोठरी लेना मंजूर कर लिया। पर जब वो वहां अंदर गई तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मीना अपने पति की मौत के बाद से दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी और किसी तरह अपने 3 बच्चों का पेट पाल रही थी। एक दिन उसकी मलकिन ने नम आंखों के साथ यूस बुलाया और हाथ में पुरानी जूं लगी हुई चाबियां पकड़ा दी। ये तुम्हारे लिए है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे पूरे दिल से कबूल करोगी। जब मीना पहाड़ों के बीच छुपी उस जगह पर पहुंची और अंधेरे में नीचे जाती हुई उन 20 सीढ़ियों को देखा तो वो वहां पूरी तरह से सुन पड़ गई। कृपया हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ों पर अक्टूबर की ठंडी हवा चल रही थी और सूखे पत्ते उस बड़ी सी कोठी के आंगन में उड़ रहे थे। मीना ने अपनी नजर नीचे झुकाई और गीले कपड़े को अपने हाथों में कस के निचोड़ा। पिछले 4 साल से वो इन महंगे मार्बल के फर्श को साफ कर रही थी। 4 साल हो गए थे जब उसका पति राजू हिमाचल के उस घने जंगल में लगी भयानक आग में मारा गया था। 4 साल की ठंडी सुबह घिसे हुए घुटने और हर रात गांव के बाहर बने अपने कुछा घर में वापस लौटना, जहां उसके 3 बच्चे भूखे पेट उसका इंतजार करते थे। मीना, क्या तुम 1 मिनट के लिए इधर आओगी? मडाम अंजाली की आवाज गलियारे से आई, पर आज उस आवाज में हमेशा की तरह सख्ती नहीं थी। कुछ अलग था, कुछ टूटा हुआ सा था उस आवाज में। मीना धीरे से खड़ी हुई और अपने हाथ अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। वो लंबे गलियारे से होती हुई मैडम के स्टडी रूम की तरफ गई, जहां वो सफाई के अलावा कभी कदम नहीं रखती थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर मैडम अंजाली खिड़की के पास खड़ी थी और दूर पहाड़ों की तरफ देख रही थी। जब वो पलटी तो मीना ने उनकी आंखों में वो चीज देखी जो आज तक कभी नहीं देखी थी, आंसू। बैठ जाओ, मैडम अंजाली ने टेबल के सामने रखी एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। मीना चुपचाप बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यूं लगा कि शायद उस काम से निकाला जा रहा है या शायद कोई गलती हो गई है। लेकिन मैडम अंजाली बैठी नहीं, बल्कि उन्होंने टेबल का दराज खोला और पुरानी जुंग लगी हुई चाबियों का एक गुच्छा निकाला जो एक लाल धागे से बंधा हुआ था। ये तुम्हारे लिए है, उन्होंने चाबियां टेबल पर रखते हुए कहा और चाबियों की एक हल्की सी आवाज आई। मीना ने बिना समझे उन चाबियों को देखा। उसने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। मुझे समझ नहीं आया मैडम, ये पिछले सारे सालों का हिसाब है, अंजाली ने जवाब दिया और उनकी आवाज कांप गई। मैं जानती हूं ये काफी नहीं है, कभी काफी नहीं होगा, पर मेरे पास यही एक चीज है जो मैं तुम्हें दे सकती हूं। हिसाब पर मैडम, आप तो मुझे हर महीने तनख्वाह देती हैं। मैं पैसों की बात नहीं कर रही मीना, मैं उस कर्ज की बात कर रही हूं जो मेरे परिवार पर है, सलोन पुराना कर्ज। कमरे की हवा भारी हो गई। मीना के गले में जैसे कुछ फंस गया हो। ये चाबियां, अंजाली ने आगे कहा, एक पुराने बुंकर यानी एक तहखाने की हैं। वो कोई महल नहीं है, ना ही शानदार है। वो मेरे पिताजी की पुरानी जमीन पर पहाड़ों की तलहटी में बना है, पर वो अब तुम्हारा है। पूरी तरह से तुम्हारा। जमीन के असली कागज तुम्हारे नाम पर हैं। मीना ने घबराकर इनकार में सर हिलाया। मैडम, मैं ये नहीं ले सकती, तुम्हारे पति ने, अंजाली ने बीच में नहीं कहा और इस बार आंसू उनके गालों पर बह निकले। तुम्हारे पति राजू ने मेरे पिताजी की जान बचाई थी। मैं तब सिर्फ 8 साल की थी। वो सन 98 की गर्मियों की बात है। जंगल में वो भयानक आग लगी थी। मेरे पिताजी अपनी जीप में फंस गए थे, धुएं से बेहोश हो गए थे। राजू ने उन्हें बाहर निकाला, अपने कंधों पर उठाया और सड़क तक लेकर आया। मैंने ये सब दूर से अपनी आंखों से देखा था। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूली। मीना को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। राजू ने उसे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वो कभी खुद को हीरो नहीं मानता था। वो बस हर रात राख और जाले हुए लकड़ी की बू के साथ वापस आता था, बछड़ों को प्यार करता था और थक कर सो जाता था। इसीलिए अंजाली ने मीना के हाथ अपने हाथों में लिए। मैं चाहती हूं कि तुम ये रख लो, ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर उम्मीद है तुम इसे दिल से कबूल करोगी। मीना ने उन ठंडी चाबियों को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, रोए या चिल्लाए। कहां है ये जगह, उसने धीमी आवाज में पूछा। यहां से 20 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ पुराने रास्ते पर। वो बड़े पत्थरों के बीच छुपा हुआ है, पर मजबूत बना है। मेरे पिताजी ने उसे दशकों पहले बनवाया था, अब वहां कोई नहीं जाता।
मीना ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। क्या मैं यूज देखने जा सकती हूँ? बिल्कुल, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। नहीं मैडम, मैं अकेले जाना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। अंजलि ने उदासी से मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। उसी शाम मीना ने अपने बड़े बेटे राहुल, जो अब 14 साल का था, 11 साल की स्नेहा और 7 साल की पीहू को स्कूल से लिया। उसने उन्हें बताया कि उन्हें अंधेरा होने से पहले एक जरूरी काम से कहीं जाना है। बच्चे बिना कोई सवाल किए उस पुरानी वन में बैठ गए जो मीना अपनी पड़ोसन के साथ मिलकर चलाती थी। वो जानते थे कि जब माँ उस गंभीर आवाज में बात करती है तो चुप रहना ही बेहतर है। कुछ रास्ता पहाड़ी पेड़ों के बीच से होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। मीना धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी। मैडम अंजलि के लिखे हुए निर्देश डैशबोर्ड पर रखे थे। लकड़ी के पुल के बाद बाह्य तरफ मुड़ जाना, वहां बड़े पत्थरों का एक झुंड दिखेगा, रास्ता उसके पीछे है। उन्होंने पुल पार किया और बाह्य तरफ मुड़े। बड़े बड़े पत्थर किसी सोए हुए राक्षस की तरह दिख रहे थे, जिन पर कई जमी हुई थी। मां, हम यहां क्या कर रहे हैं? राहुल ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। अभी देख लेना, मीना ने गाड़ी का इंजन बैंड करते हुए जवाब दिया। वो सब नीचे उतरे। पहाड़ों का सन्नाटा उन्हें घेर चुका था। सिर्फ कभी कभी किसी पक्षी की आवाज या हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। मीना उन पत्थरों की तरफ बढ़ी, सूखी झाड़ियों को हाथ से हटाया, तभी यूं कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती नहीं लग रहा था। एक लोहे का दरवाजा जिसे हरे रंग से पेंट किया गया था ताकि वो घास में दिखाई ना दे। वहां है, वो बड़बड़ाई। बच्चे हैरानी से आंखें फड़े पास आ गए। मीना ने गुच्छर की सबसे बड़ी चाबी उस जुंग लगे ताले में डाली। ताला मुश्किल से घूमा, एक कर्कश आवाज आई और फिर अंदर से एक गहरा खटका सुनाई दिया। उसने जोर लगाकर दरवाजा धकेला। ठंडी मिट्टी और पुराने लोहे की बू अंधेरे से बाहर आई। पत्थर की सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थी, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मीना ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और पहला कदम बढ़ाया। उसके पीछे राहुल और स्नेहा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और चौथी पीहू अपनी मां के पैरों से लिपट गई। वो धीरे धीरे नीचे उतरे, एक एक करके गिनते हुए पूर्व सीढ़ियां। जब वो नीचे पहुंचे तो जगह अचानक खुल गई, जैसे किसी बड़ी गुफा का पेट हो। और वहां अंदर उन्होंने जो देखा उसे देखकर मीना की सांसें रुक गई। दीवारें तस्वीरों से भरी हुई थी, राजू की तस्वीरें दर्जनों की तादाद में। कुछ पुराने अखबार के टुकड़े थे जो पीले पड़ चुके थे और कुछ रंग उड़े हुए फोटो थे। एक फोटो में राजू अपनी वन विभाग की यूनिफॉर्म में था, वही तिरछी मुस्कान लिए जिस पर मीना हमेशा फिदा हो जाती थी। दूसरी फोटो में वो एक छोटी बच्ची को गोद में उठाए हुए था, जिसकी लंबी काली चोटियां थी। वो बच्ची अंजलि थी। मां स्नेहा ने भरी हुई आवाज में पूछा, ये जगह क्या है? मीना जवाब नहीं दे पाई। वो कमरे के बीच में गई, जहां लकड़ी की एक बड़ी सी मेज रखी थी, जिस पर काफी सारे नक्शे और औजार बड़े सलीके से रखे हुए थे। मेज के ऊपर एक पुराना जनरेटर रखा था, जो दीवारों पर लगे तारों से जुदा हुआ था। राहुल ने स्विच ढूंढा और उसे दबा दिया। लाइट झिलमिलाई और फिर जल उठी, जिसने उस जमीन के नीचे बने तहखाने के हर कोने को रोशन कर दिया। ये जगह बाहर से जितनी दिखती थी, अंदर से उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक कोने में एक पलंग था, जिस पर मोटे कंबल बिछे थे। लोहे की एक अलमारी थी और शेल्फ्स पर रसान के डब्बे, पानी की बोतलें और दवाइयां रखी थी। सब कुछ साफ था, व्यवस्थित था, जैसे कोई इस जगह की बड़े प्यार से देखभाल कर रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान सामने वाली दीवार ने खींचा। पूरी दीवार पर एक बड़ा सा कोलाज बना था, जिसे बहुत प्यार और सब्र से बनाया गया था। राजू की जिंदगी के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां और एक छोटी बच्ची के बनाए हुए ड्राइंग, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को आग से बचा रहा था। बीच में लकड़ी के फ्रेम में मड़ी हुई राजू की एक बड़ी तस्वीर थी, जिसमें वो उस आग वाले दिन छोटी अंजलि को गोद में लिए हुए था। फोटो के नीचे पीतल की एक पट्टी पर लिखा था, उस हीरो के लिए जिसने मेरे पापा को बचाया, मुझे उनके साथ वक्त बिताने का मौका दिया। अंजलि 1998। मीना ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए, आंसू बिना रुके बहने लगे। पापा, छोटी पीहू बड़बड़ाए और अपनी उंगलियों से एक फोटो को छुआ, ये पापा हैं। राहुल मेज पर रखे हुए नोटबुक के पास गया और एक कॉपी खोली। पन्ने राजू की लिखावट से भरे हुए थे, वही टेढ़ी मेढ़ी लिखावट जिसे मीना अच्छे से पहचानती थी। उसमें लिस्ट थी, नक्शायत हिसाब किताब था, इस तहखाने को बड़ा करने के प्लान्स थे, पानी जमा करने का सिस्टम और गांव के लोगों के लिए आगया तूफान के समय एक इमरजेंसी शेल्टर बनाने का पूरा प्लान था। मां, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। पापा यहां कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे।
मीना ने अपने बेटे के हाथ से वो कॉपी ली और आंसुओं के बीच से मुश्किल से पढ़ा। राजू ने तारीखें लिखी थी, गांव के उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्हें मदद की जरूरत पड़ सकती है, और हिसाब लगाया था कि कैसे 10 परिवारों को एक हफ्ते तक खाना खिलाया जा सकता है। उसने जगह बढ़ाने के नक्शाए बनाए थे, बंक बेड लगाने के लिए और हवा आने जाने का बेहतर सिस्टम लगाने के लिए। एक किनारे पर लिखा था, ये जगह जाने बचा सकती है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मीना ने कॉपी बैंड की और यूं से अपने सीने से लगा लिया। राजू चुपके से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। शायद इसीलिए वो कुछ रातों को देर से आता था, शायद इसीलिए वो वीकेंड्स पर गायब रहता था, ये कहकर कि यूज फॉरेस्ट टावर की चेकिंग करनी है। वो हीरो बनने का दिखावा नहीं कर रहा था, वो दूसरों की रक्षा के लिए कुछ बना रहा था, उस एहसान को चुकाने के लिए जो उस लगता था कि दुनिया पर उधार है। और उसने ये बात मीना को कभी नहीं बताई। स्नेहा दूसरे कोने में गई और वहां उस लकड़ी का एक संदूक मिला जिस पर छोटा सा ताला लगा था। उसके पास तेपे से चिपकी हुई अंजाली की लिखावट में एक पर्ची थी, मीना के लिए, जब तुम तैयार हो तब इसे खोलना। मीना ने धड़कते दिल के साथ संदूक को देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी जब उसने गुच्छर की सबसे छोटी चाबी लगाई। ताला खुल गया। उसने ढक्कन उठाया। अंदर एक मोटा लिफाफा था, राजू का नाम लिखा हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बैज, आग की और भी तस्वीरें, और कुछ ऐसा जिसने दुनिया को वहीं रोक दिया। नोटरी किया हुआ असली प्रॉपर्टी का कागज। मीना ने कांपते हाथों से वो कागज निकाला और पहली लाइन पढ़ी, राजू की आखिरी वसीयत। कागज उसके हाथ से गिर गया क्योंकि उस पर जो तारीख थी वो राजू की मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले की थी। उसमें राजू ने साफ निर्देश दिए थे कि इस तहखाने का क्या करना है, प्लान्स का क्या करना है। लेकिन संदूक के नीचे कुछ और भी था, लाल कपड़े में लिपटा हुआ। मीना ने उसे उठाया और खोला। वो सोने की एक पुरानी घड़ी थी, राजू के दादाजी की घड़ी, जिसके बारे में वो हमेशा कहता था कि वो खो गई है। जब मीना ने उसे पलटाया तो पीछे कुछ शब्द गुड़े हुए थे जिसे पढ़कर उसका खून जम गया। मेरे परिवार के लिए जब सही वक्त आए, अंजाली पर भरोसा करना, वो सब जानती है। तभी बाहर पहाड़ों की हवा तेज हो गई और दूर कुच्छा रास्ते पर किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। मीना ने ऊपर दरवाजे की तरफ देखा। कोई अभी अभी आया था। गाड़ी का इंजन ठीक दरवाजे के बाहर बैंड हुआ। मीना ने दरवाजा बैंड होने की आवाज सुनी और फिर सूखे पट्टों पर किसी के चलने की आहट आई। उसने जल्दी से घड़ी अपनी जेब में डाली और खड़ी हो गई, अपने आंसू पोंछते हुए। मां कौन है? पीहू ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता बेटा, तुम सब यहीं रहो। मीना दिल पर हाथ रखकर 19 सीढ़ियों को चढ़ने लगी। शाम की हल्की रोशनी दरवाजे से अंदर आ रही थी। बाहर एक लंबी औरत खड़ी थी जिसके हाथ बंधे हुए थे। जब मीना पूरी तरह बाहर आई तो उसने तुरंत मैडम अंजाली को पहचान लिया, पर वो अकेली नहीं थी। उनके साथ एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसके बाल पूरी तरह सेफ्ट थे और हाथ में लकड़ी की एक नक्शीदार चड़ी थी। माफ करना, हम बिना बताए आ गए, अंजलि ने धीमी आवाज में कहा। पर जब मैं घर से निकली तो मैं तुम्हारे बारे में सोचना बैंड नहीं कर पाई कि तुम वहां नीचे क्या महसूस कर रही होगी। वो बुजुर्ग आदमी एक कदम आगे आया। उसकी आंखें धुंधली नीली थी, पर उनमें एक ऐसी चमक और गर्माहट थी जिसने मीना को हैरा कर दिया। तुम मीना हो ना? उसने अपनी भारी और रुबदार आवाज में पूछा, राजू की पत्नी। मीना ने हां में सर हिलाया बिना नजरें हटाए। मैं प्रताप सिंह हूं, उस आदमी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। अंजलि का पिता, वो आदमी जिसे तुम्हारे पति ने 27 साल पहले बचाया था। मीना ने अपने ठंडे हाथों से उनका हाथ थामा। बड़े ठाकुर प्रताप सिंह का हाथ गर्म था, उम्र के बावजूद मजबूत था। आपको यहां आने की तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी, ठाकुर साहब, मीना बड़बड़ाई। बिल्कुल करनी थी, ठाकुर प्रताप ने जोर देकर कहा। मैं सलोन से इस पल का इंतजार कर रहा था, सलोन से सोच रहा था कि राजू का शुक्रिया कैसे अदा करूं। और जब मुझे पता चला कि वो मर गया है, उनकी आवाज भरा गई। मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे बड़ा कहर हूं कि मैंने यूज पहले नहीं ढूंढा। अंजलि ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। पापा शुरू से तुम्हारे पास आना चाहते थे, उसने समझाया, पर मैंने इनसे इंतजार करने को कहा ताकि तुम सब कुछ अपने हिसाब से अपने वक्त पर समझ सको। मीना ने दोनों को देखा। उसे अभी भी पूरा समझ नहीं आ रहा था। समझना क्या और क्या है जो मैं नहीं जानती। ठाकुर प्रताप और अंजलि ने एक दूसरे को देखा।
पहले ठाकुर ने ही बोलना शुरू किया। उस आग वाली घटना के बाद राजू और मैं दोस्त बन गए थे। उन्होंने रुक रुक कर कहा, वो सिर्फ एक जान बचाने वाली बात नहीं थी, हम मिलते रहे। वो कभी कभी हवेली आता था, मरम्मत में मेरी मदद करता था, कभी बातें ठीक करता था। उसने कभी एक पैसा नहीं लिया। वो कहता था कि उसने पैसों के लिए नहीं किया, उसने किया क्योंकि वो सही था। मीना की पीठ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने जिद की ठाकुर प्रताप ने आगे कहा। मैंने कहा कि कम से कम मुझे उस कुछ देने दे, और तब उसने मुझे अपने इस विचार के बारे में बताया, इस जगह के बारे में। कैसा विचार? मीना ने पूछा, हालांकि एक हिस्सा शायद जवाब जानता था। इस पुराने बोंकर को गांव के लिए एक इमरजेंसी शेल्टर में बदलने का विचार। अंजलि ने कहा, पापा के पास ये जगह दशकों से बेकार पड़ी थी। इसे मेरे दादाजी ने बनवाया था ताकि अगर अंग्रेजों के जमाने में कभी मुसीबत आए तो परिवार चुप सके। बाद में ये भूला दिया गया। राजू ने इसे एक दिन देखा जब वो टूटी हुई तार ठीक करने आया था और उसकी आंखें चमक उठी। उसने मुझसे कहा, बड़े ठाकुर, अगर हम इसे ठीक कर दे तो ये कई जाने बचा सकता है। बुजुर्ग आदमी ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा। और वो सही था, इसलिए हमने एक सौदा किया। मैंने उसे इस तहखाने की चाबी और पूरी इजाजत दी। वो इसे धीरे धीरे ठीक करेगा, और जब ये तैयार हो जाएगा तो हम इसे गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। मीना ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पर राजू ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, अंजलि ने प्यार से कहा। वो चाहता था कि सब कुछ तैयार हो जाए तब वो तुम्हें बताए। वो कहता था कि तुम एक बहुत हिम्मत वाली औरत हो, तुम पर पहले ही बहुत बोझ है। वो तुम्हें कुछ सुंदर देना चाहता था, कुछ ऐसा जिस पर तुम गर्व कर सको। मीना के गालों पर आंसू फिर से बहने लगे। इस बार उसने रोकने की कोशिश नहीं की। वो कब से यहां काम कर रहा था? करीब 3 साल से, ठाकुर प्रताप ने जवाब दिया। वो छुट्टी वाले दिन आता था, कभी कभी ड्यूटी के बाद भी आता था। उसने जनरेटर लगाया, दीवारें पक्की की, रशा जमा किया। नीचे तुम जो कुछ भी देख रही हो वो सब राजू की मेहनत है। मीना ने हैरानी में सर हिलाया। और वो कोलाज, वो सारी तस्वीरें, वो मेरा विचार था, अंजलि ने भरी हुई आवाज में कहा। राजू मुझे कभी कभी यहां आने देता था। मैं फोटोस लती थी, पुराने अखबार लती थी, चीजें जो मैंने बचपन से संभाल कर रखी थी। वो हंसता था और कहता था कि इतना सब करने की जरूरत नहीं है, पर मैं चाहती थी कि उस पता चले कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए उसका क्या मोल है। ठाकुर प्रताप अपनी चड़ी पर झुके और एक गहरी सांस ली। जिस दिन वो मरा, उन्होंने भरी मन से कहा, राजू इधर ही आ रहा था। वो हवा आने जाने का सिस्टम लगाने वाला था, पर रास्ते में जंगल में आग लग गई, और वो खैर तुम जानती हो क्या हुआ। वो छुप नहीं बैठ सका, उस मदद करनी ही थी। मीना ने आंखें बैंड कर ली। उस वो दिन कल की तरह याद था। फॉरेस्ट ऑफिसर का फोन आना, उनके रुखे और जल्दी में बोले गए शब्द। मुझे अफसोस है मीना जी, राजू वापस नहीं आया। वो एक परिवार को बचाते हुए आग में घिर गया। 2 बड़े और 3 बच्चे उसकी वजह से बच गए, पर राजू नहीं बचा। उसकी मौत के बाद अंजलि ने आगे कहा, पापा और मैं इस जगह की देखभाल करते रहे, सफाई करते रहे, सब कुछ सही रखा, सही वक्त का इंतजार करते रहे ताकि तुम्हें सौंप सकें। आप लोगों ने इतना इंतजार क्यों किया? मीना ने धीमी आवाज में पूछा। क्योंकि हम यकीन करना चाहते थे कि तुम तैयार हो, ठाकुर प्रताप ने जवाब दिया, कि तुम इस जिम्मेदारी को संभाल सको बिना और तूते, क्योंकि तुम पहले ही बहुत टूट चुकी थी। मीना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि नीचे से राहुल की आवाज आई, मां तुम्हें यह देखना चाहिए। मीना घूमकर तेजी से सीधियां उतरी। उसके पीछे अंजलि और ठाकुर प्रताप भी थे। राहुल एक दीवार के सामने खड़ा था, हाथ में एक खुली हुई नोटबुक थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मां, पापा ने यहां कुछ लिखा है तुम्हारे बारे में। मीना ने कांपते हाथों से नोटबुक ली। ये राजू की मौत से 3 हफ्ते पहले की एंट्री थी। लिखावट में एक घबराहट थी, जल्दबाजी थी। आज मैंने बड़े ठाकुर से कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूं कि इस जगह के कागज मीना को मिल जाएं। वो हंस पड़े और बोले कि ऐसी बातें मत करो, मैं अभी जवान हूं, पर इंसान का कोई भरोसा नहीं। मैं आग के साथ काम करता हूं, खतरे के साथ जीता हूं। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि मीना जाने कि यह सिर्फ एक तहखाना नहीं है, यह एक वादा है। एक वादा कि उसके और बच्चों के लिए हमेशा एक सुरक्षित जगह होगी। एक ऐसी जगह जहां कोई उन्हें छू नहीं सकता। एक जगह जो सिर्फ उनकी है। मीना की सिसकी निकाल गई।
अंजलि ने पास आकर उसे गले लगा लिया। वो तुमसे बहुत प्यार करता था, उसने कान में कहा। उसने जो भी किया तुम सबके लिए किया। ठाकुर प्रताप ने अपना गाला साफ किया और अपनी जैकेट की अंदर वाली जेब से एक लिफाफा निकाला। एक और बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। रजू ने मुझसे कहा था कि अगर यूज कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें ये दे दूं। मुझ में पहले हिम्मत नहीं थी, पर अब जब तुम यहां उसकी जगह पर खड़ी हो, मुझे लगता है यह सही वक्त है। उन्होंने लिफाफा आगे बढ़ाया। मीना ने कांपते हाथों से उसे लिया। वो लाल मोम से सील किया हुआ था। ऊपर राजू की लिखावट में लिखा था, मीना के लिए जब तुम तहखाने में हो तभी खोलना। मीना ने सील तोड़ा और चिट्ठी निकाली। उसने उस खोला और भरी हुई आवाज में जोर से पढ़ने लगी। मेरी मीना, अगर तुम ये पढ़ रही हो, इसका मतलब है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। और मुझे माफ करना, माफ करना कि मैंने तुम्हें वो सब नहीं बताया जो मुझे बताना चाहिए था। माफ करना कि मैंने राज रखे। पर मैं चाहता हूं तुम जानो कि मैंने हर फैसला तुम्हें और बच्चों को ध्यान में रख कर लिया। ये जगह तुम्हारे लिए है, सिर्फ छुपने के लिए नहीं, बल्कि एक विरासत के तौर पर। मैं चाहता हूं तुम इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करो। मैं चाहता हूं तुम याद रखो कि सबसे कीमती जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही तुम मुझे देख ना पाओ। तुम्हारा राजू। तहखाने में सन्नाटा छा गया। सिर्फ स्नेहा के रोने की हल्की आवाज और पीहू की सिसकियां सुनाई दे रही थी। मीना ने चिट्ठी को ध्यान से मोड़ा और घड़ी के साथ अपनी जेब में रख लिया। शुक्रिया, उसने ठाकुर प्रताप और अंजलि को देखते हुए कहा। इस जगह की देखभाल करने के लिए शुक्रिया, उसकी यादों को जिंदा रखने के लिए शुक्रिया। ठाकुर प्रताप की आंखें नम थी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है मीना, तुम्हें फैसला करना है कि इस सब का क्या करना है। मीना ने चारों तरफ देखा। मुराल को देखा, राशा को मेज पर रखे नक्शों को, अपने बच्चों के चेहरों को जिनमें दाढ़ और उम्मीद दोनों दिख रहे थे। और तभी बाहर से फिर से गाड़ी की आवाज आई। लेकिन इस बार ये एक गाड़ी नहीं थी, कई गाड़ियां थी और वो तेजी से आ रही थी। राहुल भगकर दरवाजे की तरफ गया और बाहर झांका। मां, वो चिल्लाया और उसकी आवाज में डर था। 3 बड़ी एसयूवीज आ रही हैं और वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। मीना को लगा जैसे जमीन फिर से हिल गई हो। ठाकुर प्रताप और अंजलि ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। ऐसा नहीं हो सकता, बुजुर्ग आदमी बुड़बुड़ाया, इतनी जल्दी नहीं। कौन है वो लोग? मीना ने पूछा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ठाकुर प्रताप ने अपनी चड़ी कस के पकड़ ली। मेरे भाई के बेटे, उन्होंने गुस्से में कहा। मेरे भतीजे। वो लोग सलोन से मेरी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने ये तहखाना किसी और को दे दिया है। उन्होंने बात पूरी नहीं की क्योंकि बाहर गाड़ियों के दरवाजे खुलने की आवाज आई और जो आवाजें ऊपर से आई वो बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी। पत्थरों पर चलने की भारी आवाजें आई। मीना ने मर्दों की आपस में बेहस करने की आवाज सुनी और फिर एक आवाज सबसे तेज आई, रुखी और गुस्से से भरी हुई। बड़े ताऊजी, मुझे पता है आप अंदर हैं, बाहर निकलिए और कैरों की तरह चुपना बैंड कीजिए। ठाकुर प्रताप ने आंखें बैंड की और होंठ भींच लिए। अंजलि का रंग पीला पड़ गया। ये विक्रम है, उसने धीरे से कहा, मेरा सबसे बड़ा कजन भाई। क्या चाहता है वो? मीना ने पूछा। डर के मारे उसका गला सूख रहा था। वही जो वो हमेशा से चाहता आया है, ठाकुर प्रताप ने कड़वाहट के साथ जवाब दिया। सब कुछ हड़पना, ये जमीन, ये पहाड़, हर वो चीज जो मेरे पिताजी ने बनाई थी। राहुल भागता हुआ सीढ़ियां उतर कर आया। मां, वहां ऊपर 6 आदमी हैं, कुछ के हाथ में डंडे हैं। मुझे नहीं लगता वो लोग बात करने आए हैं। मीना ने अपने बच्चों को देखा। पीहू डर के मारे स्नेहा से चिपकी हुई थी। राहुल ने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। वो बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। अंजलि बच्चों को पीछे ले जो, ठाकुर प्रताप ने सख्ती से कहा। शेल्व्स के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा है। राजू ने उसे पिछले साल ही मजबूत किया था। वो पत्थरों के दूसरी तरफ निकलता है। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, अंजलि ने विरोध किया। जो कहा है वो करो, उनके पिता ने ऐसी आवाज में कहा जिसे ताला नहीं जा सकता था। इन बखों की हिफाजत करो, राजू यही चाहता। अंजलि ने घूंट भरा और हां में सर हिलाया। उसने पीहू का हाथ पकड़ा और स्नेहा और राहुल को इशारा किया, मेरे साथ आओ जल्दी। बच्चे अपनी मां को डर भरी नजरों से देखते हुए अंजलि के साथ चले गए। मीना उनके पीछे जाना चाहती थी। वो उन्हें वहां से निकालना चाहती थी, पर ठाकुर की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने यूं से रोक दिया।
तुम मेरे साथ रहोगी, ठाकुर ने कहा। यह मामला तुम्हारा भी है। इससे पहले कि मीना कुछ बोल पाती, विक्रम की आवाज ऊपर से फिर सुनाई दी, और इस बार वो ज्यादा पास थी। अगर तुम 10 सेकंड में बाहर नहीं आए तो हम नीचे आएंगे, और फिर जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। ठाकुर प्रातप ने गहरी सांस ली और अपनी चड़ी के सहारे मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ने लगे। मीना उनके पीछे चली। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो फट जाएगा। वो शाम की धुंधली रोशनी में बाहर निकले। उनके सामने 3 काली एसयूवीज खड़ी थी, जिन्होंने बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक कर रखा था। 6 आदमियों ने उन्हें घेर लिया। सबसे आगे जो खड़ा था वो लंबा और चौड़े कड़काथी का आदमी था, जिसके बाल पीछे की तरफ चिपके हुए थे और चेहरे पर एक बेतरतीब दाढ़ी थी। उसने मिट्टी से साने हुए जीन्स और चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। उसकी आंखें छोटी और काली थी, जिनमें नफरत भरी हुई थी। बड़े ताऊजी, विक्रम ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। कितना वक्त हो गया? तुम्हें इस तरफ देखे हुए विक्रम ठाकुर ने बिना किसी भाव के कहा। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां क्या कर रहा हूं? विक्रम ने झूठी हैरानी के साथ दोहराया। मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम मेरी जमीन पर क्या खिचड़ी पका रहे हो। यह जमीन मेरी है, ठाकुर ने सख्ती से कहा। हमेशा से मेरी रही है। पिछले 40 साल से मेरे नाम पर है। हाँ, विक्रम एक कदम आगे बढ़ा और बाकी गुंडे भी उसके साथ आगे आए। पर बात यह है कि मेरे पिताजी यानी तुम्हारे भाई कभी इस बंटवारे से खुश नहीं थे। तुमने सब कुछ रख लिया और हमें क्या दिया बचे हुए टुकड़े। तुम्हारे पिता ने अपनी मर्जी से कागज साइन किए थे, ठाकुर ने जवाब दिया। मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया था। झूठ, विक्रम चिल्लाया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने उन्हें बातों में फंसाया था, उन्हें यकीन दिलाया कि वो खेती के लायक नहीं है और शहर चले जाएं, और जब वो कंगाल होकर मरे तो तुमने हमारी मदद तक नहीं की। मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को काम दिया था, ठाकुर ने थाकी हुई आवाज में कहा। वो तुम ही थे जिन्होंने मना कर दिया, क्योंकि तुम अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम नहीं करना चाहते थे। बाद में जाओ तुम, विक्रम ने थूका। उसके पीछे खड़ा एक नौजवान, जिसका चेहरा पतला और आंखें घबराई हुई थी, वो आगे आया। ये चोतू था। वैसे भी ताऊजी, हमें एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली है, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। पता चला है कि तुमने ये तहखाना किसी अनजान औरत को दे दिया। इसको उसने मीना की तरफ उंगली दिखाकर बेइज्जती से कहा। मीना को लगा जैसे सबकी नाजरीन चाकू की तरह उस पे गड़ गई हैं। वो अनजान नहीं है, ठाकुर ने कहा, और मैं अपनी जायदाद के साथ क्या करता हूं, ये तुम्हारा मसला नहीं है छोटू। बिल्कुल हमारा मसला है, विक्रम बीच में बोला, क्योंकि अगर ये जमीन किसी बाहर वाले के हाथ में जा रही है तो हमें हक है अपना हिस्सा मांगने का। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, ठाकुर ने कड़क आवाज में कहा। विक्रम कदवाहट के साथ हंसा और अपने साथियों को देखा। सुना तुमने? हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए, जबकि ये बुढ़ा हवेली में राज कर रहा है और हम छोटे मोटे धंधे करके गुजारा कर रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी का हर दिन मेहनत की है। ठाकुर की आवाज गुस्से से कांपने लगी। मुझे कुछ भी खैरात में नहीं मिला और मैं तुम जैसे लोगों को अपनी चीजें छीनने नहीं दूंगा। माहौल में एक भारी सन्नाटा छा गया। विक्रम ठाकुर के और करीब आया। अब वो उनसे 2 मीटर से भी कम दूरी पर था। मेरी बात ध्यान से सूले बुधे, उसने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। तू पछताएगा कि तूने ये जगह इस औरत को दी, क्योंकि हम वो सब करेंगे जो जरूरी है ताकि ये जमीन वापस परिवार के पास आए, असली परिवार के पास। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ठाकुर ने अपनी चड़ी पर सीधे खड़े होते हुए पूछा। मैं धमकी नहीं देता, विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैं चेतावनी देता हूं। मीना को लगा जैसे उसका खून जम गया है। वो पीछे हटना चाहती थी, अपने बच्चों के पास भागना चाहती थी, पर उसके पैर जैसे जमीन से जुड़ गए थे। छोटू उसके पास आया और यूं से ऊपर से नीचे तक गंदी नजर से देखा। और तू कौन है? उसने मजाक में पूछा। ताऊजी की नई खास आदमी। तूने ऐसा क्या किया जो उन्होंने तुझे जमीन का टुकड़ा दे दिया? मीना के सीने में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मेरे पति ने ठाकुर साहब की जान बचाई थी, उसने मजबूत आवाज में कहा, भाले ही वो अंदर से कांप रही थी। यह जगह उनका शुक्रिया अदा करने के लिए है, उस काम के लिए जो राजू ने किया था। अच्छा, चोतू हंसा। वो मरा हुआ हीरो कितना सुविधाजनक है। शार्ट लगा लो, तेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं होगा? मेरे पास है, मीना ने कहा और जेब से वो लिफाफा निकाला जो ठाकुर ने उसे दिया था।
असली कागज यहीं हैं, साइन किए हुए और पक्के। विक्रम ने झपटा मारा और मीना के हाथ से लिफाफा छीनने की कोशिश की। मीना ने समय रहते हाथ पीछे खींच लिया, पर एक गुंडे ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। छोड़ उसे, ठकुर गुर्राए और अपनी चढ़ी जमीन पर मारी। वरना क्या बुधे, विक्रम ने हकरत से कहा। तू अकेला हम सबसे लड़ेगा। ठाकुर ने दांत पीस लिए। वो जानते थे कि वो जीत नहीं सकते। अगर तुमने इस औरत या इसके बच्चों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जेल में सड़वा दूंगा। मैं मुकदमा लड़ूंगा जब तक तुम सड़क पर नहीं आ जाते। विक्रम जोर से हंसा। कौन से सबूत ताऊ जी? यहां कोई गवाह नहीं है, सिर्फ हम और तुम। एक बुधे की बात और 6 जावा मर्दों की बात। सबको पता है किसकी बात मानी जाएगी। जिस आदमी ने मीना को पकड़ रखा था उसने यूं पीछे धक्का दिया। वो लदखदई और घुटनों के बल मिट्टी पर गिर गई। मां! राहुल की चीख तहखाने के दरवाजे से आई। मीना ने सर उठाया और देखा कि उसका बेटा उसकी तरफ भाग रहा है। उसके पीछे स्नेहा और पीहू भी थे। अंजलि उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, पर देर हो चुकी थी। विक्रम ने बच्चों को देखा और उसकी मुस्कान और चूदी हो गई। अरे वाह, पूरा परिवार यहां है, उसने ताना मारा। बहुत बढ़िया, अब तुम सब लोग ध्यान से सुनो। वो मीना के पास गया जो अभी भी जमीन पर थी और झुककर उसके चेहरे के पास आया। तेरे पास 1 हफ्ता है, उसने ठंडी आवाज में कहा। 1 हफ्ता इन कागजों को वापस करने के लिए और अपने इन बच्चों को लेकर यहां से दफा होने के लिए। अगर तू नहीं गई तो हम रात को आएंगे और तब हम दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। तुम्हें यह मांगने का कोई हक नहीं है, मीना ने कांपती लेकिन साफ आवाज में कहा। यह जगह कानूनी तौर पर मेरी है, कागज डाल सकते हैं, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। वो इतना करीब था कि मीना को उसकी सांसों से शराब की बू आ रही थी। वकील खरीदे जा सकते हैं और हादसे तो पहाड़ों में रोज होते रहते हैं। वो खड़ा हुआ और अपने आदमियों को इशारा किया। चलो, हमने अपनी बात कह दी है। वो अपनी गादियों की तरफ बढ़ने लगे, पर गाड़ी में बैठने से पहले विक्रम आखिरी बार पलटा और एक बात वो चिल्लाया। अगर पुलिस के पास जाने की सोची तो बुरा होगा, क्योंकि यहां का थानेदार मेरा सगा भाई है। तो सोच समझ कर फैसला लेना। गाड़ियां स्टार्ट हुई और धूल और पत्थर उड़ाते हुए वहां से निकल गई। वो कुछ रास्ते पर आगे बढ़ी और पेड़ों के बीच गायब हो गई। उनके जाने के बाद जो सन्नाटा छाया वो कानों को फट देने वाला था। मीना जमीन पर घुटनों के बल बैठी रही। उसकी सांसें भारी थी। राहुल उसके पास आया और उसे जोर से गले लगा लिया। मां, तुम ठीक हो? मीना ने हां में सर हिलाया, हालांकि उसे खुद यकीन नहीं था। ठाकुर प्रताप लड़खड़ाते हुए पास आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। मुझे माफ कर दो, उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा। मुझे माफ करना मीना, मुझे नहीं लगा था कि उन्हें इतनी जल्दी पता चल जाएगा। आपकी गलती नहीं है, मीना ने राहुल का सहारा लेकर खड़े होते हुए उनकी बात काटी। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो लोग वापस आएंगे, अंजलि ने नम आंखों से कहा, और अगली बार वो बात करने नहीं आएंगे। मीना ने तहखाने के दरवाजे की तरफ देखा, उन चट्टान की दीवारों को देखा जो उस दुनिया से छुपाए हुए थी, अपने हाथ में अभी भी दबी हुई चाबियों को देखा, और तब एक ऐसी स्पष्टता के साथ जो उसने सलोन में महसूस नहीं की थी, उसे समझ आ गया कि उस क्या करना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने मजबूत आवाज में कहा। यह तहखाना मेरा है। राजू ने यहां काम किया, यहां सपने देखे, और मैं इन गुंडों को वो चीज नहीं छीने दूंगी जो राजू की आखिरी निशानी है। ठाकुर ने हैरानी से उसे देखा। मीना, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकती, वो खतरनाक लोग हैं। जानती हूं, मीना ने जवाब दिया। इसीलिए मैं अकेली नहीं रहूंगी। वो अंजलि की तरफ मुड़ी। मुझे आपकी मदद चाहिए मदम। हमें गांवों के लोगों से बात करनी होगी, उन लोगों से जो राजू को जानते थे, जिन्हें उसने मदद की थी, क्योंकि अगर विक्रम को लगता है कि वो हमें डरा सकता है तो वो गलत है। अंजलि ने धीरे से हां में सर हिलाया। उसकी आंखों में इज्जत साफ दिख रही थी। राजू को तुम पर नाज होता, उसने धीमी आवाज में कहा। मीना ने घूंट भरा और अपने बच्चों को देखा। चलो अंदर चलते हैं, उसने कहा। हमें बहुत कुछ प्लान करना है। वो सब साथ में सीढ़ियां उतरकर अंधेरे से दूर रोशनी में गए, पर जब मीना तहखाने के आखिरी हिस्से में पहुंची तो एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। राजू की एक नोटबुक मेज पर खुली पड़ी थी। ये वो वाली नहीं थी जो राहुल ने पहले देखी थी, ये अलग थी। मीना पास गई और पहले पन्ने पर लिखा टाइटल पढ़ा, जो बड़ी और साफ लिखावट में लिखा था, मुसीबत या खतरे के वक्त का प्लान, और उसके नीचे नंबर डालकर साफ निर्देश लिखे हुए थे। मीना का दिल तेजी से धड़कने लगा,
क्योंकि राजू ने सिर्फ एक पनाहगाह नहीं बनाई थी, उसने ये भी प्लान किया था कि अगर कोई इसे छीनने की कोशिश करे तो क्या करना है। मीना ने पन्नों पर अपनी उंगलियां फेरी। राजू की लिखावट साफ थी और तरीके से लिखी गई थी, जैसे उसे पता था कि एक दिन किसी न किसी को इन निर्देशों की जरूरत पड़ेगी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो, इसका मतलब है कि कोई इस जगह को या इसे चलाने वालों को धमकी दे रहा है। डरना मत, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब यहीं है, बस इन कदमों का पालन करना। मीना के गले में एक गांठ सी बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे राजू गुजरे हुए वक्त से उसे बात कर रहा है, उसे रास्ता दिखा रहा है। क्या लिखा है मां? स्नेहा ने दबे पांव पास आते हुए पूछा। तुम्हारे पापा ने एक प्लान छोड़ा है, मीना ने नोटबुक से नजरें हटाए बिना कहा। इस जगह को बचाने का प्लान। ठाकुर प्रताप और अंजाली भी पास आ गए और मीना के कंधे के ऊपर से पढ़ने लगे। प्लान को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। पहला हिस्सा था कागजात और सबूत। पहला कदम सुनिश्चित करो कि जमीन के असली कागज 3 अलग अलग जगह पर सुरक्षित रखे हों। एक कॉपी गांव के वकील शर्मा जी के पास, जिनका दफ्तर बाजार में है। एक कॉपी बैंक में, ग्रामीण बैंक के लॉकर में, जो ठाकुर प्रताप के नाम पर है, और एक कॉपी यहां तहखाने में छुपी हुई है। मीना ने नजर उठाकर ठाकुर प्रताप को देखा। क्या आपने ऐसा किया था? क्या आपने कागजों की कॉपी संभाल कर रखी थी? ठाकुर ने धीरे से हां में सर हिलाया। राजू ने मुझसे 2 साल पहले ऐसा करने को कहा था। उसने कहा था कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें तैयार रहना चाहिए। मुझे लगा वो बस ज्यादा सोच रहा, पर उसने इतनी जिद की कि मैंने हां कर दी। यहां छुपी हुई कॉपी कहां है? राहुल ने पूछा। मीना ने आगे पढ़ा। अगले पन्ने पर हाथ से बना एक छोटा सा नक्शा था। उसमें तहखाने को ऊपर से दिखाया गया था और एक खास कोने में क्रॉस का निशान बना था। लिखा है कि तीसरे शेल्फ के पीछे दीवार में जुदी हुई एक लोहे की पेटी है। मीना ने जोर से पढ़ा। राहुल भागकर पीछे वाले शेल्फ के पास गया। उसने रशांग के डब्बे और औजार हटाए, तभी उसे कंक्रीट की दीवार में फिट की हुई एक छोटी ग्रे रंग की पेटी दिखी। उस पर ताला लगा था। मीना ने वो चाबियां निकाली जो अंजलि ने उसे दी थी। तीसरी चाबी ताले में बिल्कुल सही बैठी। उसने पेटी खोली और अंदर से प्लास्टिक में बैंड एक लिफाफा निकाला। उसने उसे सावधानी से खोला। अंदर जमीन के असली कागज, जमीन की फोटोज और कुछ और भी था। कागजों की एक फाइल। मीना ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। वो पुलिस शिकायतें थी, ऐसी शिकायतें जो ठाकुर प्रताप ने सालों पहले दर्ज कराई थी, विक्रम और उसके भाइयों के खिलाफ। वादे तोड़ने के लिए, धमकियां देने के लिए और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने के लिए। ठाकुर साहब, आपने मुझे इनके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? मीना ने पूछा। ठाकुर ने गहरी सांस ली और थक कर एक कुर्सी पर बैठ गए। क्योंकि मुझे शर्म आती थी, उन्होंने भरी आवाज में माना। शर्म आती थी कि मेरे अपने खून ने, मेरे अपने भतीजों ने यह सब किया। मैंने शिकायतें दर्ज कराई थी पर कुछ हुआ नहीं। विक्रम के दोस्त पुलिस स्टेशन में हैं, वो हमेशा बचने का रास्ता निकाल लेता है, लेकिन ये शिकायतें अभी भी काम की हैं। अंजलि ने एक कागज उठाते हुए कहा, यह रिकॉर्ड में है। अगर हम नई शिकायत दर्ज करते हैं तो हम इन्हें पुराने सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं कि ये लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं। मीना वापस राजू की नोटबुक पर गई। दूसरा कदम कहता था, अपने साथी धुंधो गांव के वो लोग जो सच जानते हैं, वो लोग जिनकी मदद की गई है या जो इस काम की इज्जत करते हैं। उसके नीचे नीली स्याही से लिखी हुई नामों की एक लिस्ट थी। मिस्त्री मोहन, बधाई तूफान के बाद मैंने उसकी दुकान ठीक की थी। मैडम कमला, स्कूल टीचर, उनका बेटा जंगल में खो गया था, मैंने उसे ढूंढा था। डॉक्टर सलूजा, गांव के डॉक्टर, हमने साथ में मेडिकल कैंप लगाए थे। पंडित हरि ओम, मंदिर के पुजारी, हमने साथ मिलकर आग से प्रभावित परिवारों के लिए चंदा जमा किया था। और भी नाम थे, कुल मिलाकर 15 लोग। मीना के सीने में गर्माहट फैल गई। राजू ने सिर्फ ईंट और पत्थर का मकान नहीं बनाया था, उसने लोगों का एक जाल बनाया था। ऐसे लोग जो उसकी इज्जत करते थे, जो उसके कर्जदार थे, जो उसकी अच्छाई को याद रखते थे। मैं इनमें से कई लोगों को जानती हूं, अंजलि ने जोश के साथ कहा। मैडम कमला अभी भी स्कूल में पढ़ती हैं। पंडित जी हर रविवार आरती करते हैं और मोहन मिस्त्री की दुकान चौक के सामने है। तो हमें उनसे बात करनी होगी, मीना ने पक्के इरादे से कहा। हमें उन्हें बताना होगा कि क्या हो रहा है। ठाकुर ने सर उठाया और पहली बार जब से विक्रम आया था, उनकी आंखों में उम्मीद दिखी। अगर हम काफी लोगों को जमा कर लें, उन्होंने धीरे से कहा,
तो विक्रम कुछ नहीं कर पाएगा, वो हिम्मत नहीं करेगा। पर हमें जल्दी करना होगा, अंजलि ने जोड़ा। विक्रम ने 1 हफ्ता कहा है, इसका मतलब है वो कुछ न कुछ प्लान कर रहा होगा। हमें उसके कुछ करने से पहले ही कदम उठाना होगा। मीना ने नोटबुक का पन्ना पलटा। तीसरा कदम कहता था, अगर धमकियां मिलती रहें तो सब कुछ रिकॉर्ड करो, बातचीत रिकॉर्ड करो, फोटोज लो, मैसेजेस संभाल कर रखो। सच हमेशा जीतता है अगर तुम्हारे पास सबूत हो। और नीचे राजू ने एक खास नोट लिखा था, तहखाने के दरवाजे पर एक छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा लगा है। मैंने उसे 6 महीने पहले लगाया था। बाहर जो भी होता है वो रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव में सेव होती है जो जनरेटर के अंदर छुपी है। राहुल और मीना ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। पापा ने कैमरा लगाया था, लड़का खुशी और हैरानी से बुड़बुड़ाया। वो जानते थे कि ऐसा हो सकता है। वो जनरेटर की तरफ भागे। मीना ने साइड का ढक्कन खोला और वहां एक छोटा सा खुफिया खाना मिला। अंदर प्लास्टिक में लिपटी हुई एक पेन ड्राइव रखी थी। इसमें आज की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मीना ने कहा। जब विक्रम और उसके गुंडे आए थे, जब उन्होंने हमें धमकी दी थी। हमें इसे देखना होगा, अंजलि ने कहा। अगर उनकी कही हर बात रिकॉर्ड हो गई है तो यह सबूत काफी है पुलिस के पास जाने के लिए, ऐसी पुलिस जो विक्रम की जेब में ना हो। राहुल ने अपने बग से लैपटॉप निकाला, यूज ऑन किया और पेन ड्राइव लगाई। वो सब सांस रोके इंतजार करने लगे जब तक फाइल खुल नहीं गई। आखिरकार स्क्रीन पर वीडियो आ गया। तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट थी पर साफ थी। ये तहखाने के दरवाजे को ऊपर से दिखा रहा था, शायद किसी ऊंचे पत्थर से। सब कुछ दिख रहा था, एसयूवीज का आना, विक्रम का उतरना, गुंडों का उन्हें घेरना, और सबसे जरूरी बात, सब कुछ सुनाई दे रहा था। तेरे पास 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता इन कागजों को वापस करने के लिए और यहां से निकालने के लिए। अगर तू नहीं गई तो हम रात को आएंगे। कागज डाल सकते हैं, वकील खरीदे जा सकते हैं, और हादसे तो पहाड़ों में रोज होते रहते हैं। अगर पुलिस के पास जाने की सोची तो बुरा होगा, क्योंकि थानेदार मेरा भाई है। एक एक शब्द रिकॉर्ड हो गया था, हर धमकी, हर हिंसा का इशारा। मीना की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। राजू ने हर चीज के बारे में सोचा था। ये तो सोना है, ठाकुर ने कांपती आवाज में कहा। इसे हम विक्रम को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हमें होशियारी से काम लेना होगा, अंजलि ने चेतावनी दी। अगर हम सीधे थाने गए तो विक्रम को पता चल जाएगा। हमें इसे सही तरीके से करना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि जब हम वार करें तो उसके बचने का कोई रास्ता ना बचे। मीना वापस नोटबुक पर गई। आखिरी कदम कहता था, हमेशा याद रखना, ये जगह सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये उन सबकी है जिन्हें पनाह चाहिए। अकेले मत लड़ना, समुदाय के साथ मिलकर लड़ना। मीना ने नोटबुक बैंड की और चारों तरफ देखा। अपने बच्चों को देखा जो उसे उम्मीद से देख रहे थे। ठाकुर को देखा जिन्होंने राजू की याद में अपनी शांति दांव पर लगा दी थी। अंजलि को देखा जिसने इस जगह को सलोन से संभाल कर रखा था। कल सुबह मीना ने मजबूत आवाज में कहा, हम गांव जाएंगे। हम राजू की लिस्ट में लिखे हर इंसान से बात करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि क्या हो रहा है और उन्हें यहां आने का न्योता देंगे, ताकि वो खुद देख सकें कि यह जगह बचाने लायक क्यों है। और अगर वो मदद नहीं करना चाहे तो स्नेहा ने दबी हुई आवाज में पूछा। वो चाहेंगे, मीना ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे पापा एक अच्छे आदमी थे और अच्छे लोग उन्हें नहीं भूलते जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका हाथ थामा था। अंजलि ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं लगभग सबको जानती हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो बात करना आसान होगा। ठाकुर प्रताप मुश्किल से खड़े हुए। और मैं वकील शर्मा जी से बात करूंगा। मैंने ये पक्का करूंगा कि जमीन के कागज कानूनी तौर पर सुरक्षित रहें, ताकि विक्रम उन्हें चैलेंज न कर सके। मीना के सीने में जो डर का बोझ था वो कुछ हल्का हो गया। पिछले 4 सालों में पहली बार वो अकेला महसूस नहीं कर रही थी। वो लाचार महसूस नहीं कर रही थी। वो ताकतवर महसूस कर रही थी। उस रात सबने तहखाने में ही रुकने का फैसला किया। ठाकुर हवेली से कंबाल ले आए। अंजलि ने छोटे गैस स्टोवे पर चाय बनाई जो राजू ने लगाया था। बच्चे कंबालों में दुबक गए। डर और थकान की वजह से उन्हें जल्दी नींद आ गई। मीना जागती रही, राजू के बनाए हुए कोलाज के सामने बैठी रही। वो फोटोज को देख रही थी, अखबार के टुकड़ों को, बचपन की अंजलि के लिखे शुक्रिया के संदेशों को। मुझे तुम्हारी याद आती है, उसने अंधेरे में फुसफुसाया। इतनी याद आती है कि कभी कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है, पर आज मुझे लगा कि तुम यहीं हो, हमें बचा रहे हो।
हमें रास्ता दिखा रहे हो। उसने जेब में हाथ डाला और वो सोने की घड़ी निकाली जो उसे संदूक में मिली थी। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं उन्हें ये छीनने नहीं दूंगी, उसने धीमी आवाज में वादा किया। मैं तुम्हारी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगी, ये मेरी कसम है। बाहर पहाड़ों की हवा देवदार के पेड़ों के बीच से गुजार रही थी और एक पल के लिए मीना को लगा कि उसने राजू की आवाज सुनी जो उसके कान में कह रहा था, तुम कर सकती हो मीना, तुम हमेशा से कर सकती थी। उसने आंखें बैंड की और आखिरकार उसे नींद आ गई। लेकिन गांव में कहीं एक छोटे से घर में, जिसका बगीचा सूखा हुआ था, विक्रम अंधेरे में बैठा शराब पी रहा था। वो अपना अगला कदम सोच रहा था और जो उसके दिमाग में था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगली सुबह का सूरज गहरे लाल रंग के साथ निकला। मीना ने इसे एक संकेत माना, भले ही उसे नहीं पता था कि ये अच्छा है या बुरा। वो सबसे पहले उठी और तहखाने से बाहर निकली ताकि पहाड़ों की ठंडी हवा ले सके। कोहरा अब हट चुका था और देवदार के पेड़ शांत पहरेदारों की तरह उस जगह के चारों तरफ खड़े थे। सुबह के 8 बजे पहले लोग आना शुरू हो गए। सबसे पहले मिस्त्री मोहन आए। वो अपनी पुरानी पिकअप वन में आए थे जो लकड़ी के फत्तों, हथौड़ों और कीलों से भरी हुई थी। वो एक मजबूत शरीर वाले 7 साल के बुजुर्ग थे जिनके हाथ सख्त थे पर मुस्कान नरम थी। नमस्ते मीना बेटी, उन्होंने गाड़ी से उतरते हुए कहा। मैं तैयार होकर आया हूं। अगर वो विक्रम यहां जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो उस पहले मुझसे निपटना होगा। मीना के गले में एक बार फिर से गांठ बन गई। शुक्रिया मोहन काका, आप नहीं जानते कि इसका मेरे लिए क्या मतलब है। मैं जानता हूं, मिस्त्री ने जवाब दिया। राजू ने मेरी दुकान बचाई थी जब कोई और मदद के लिए आगे नहीं आया था। मैं उसका एहसान कभी नहीं चुका सकता। थोड़ी ही देर बाद मास्टरानी कमला आई। उनके साथ 5 बच्चों के माता पिता भी थे। फिर पंडित हरिओम अपने कुछ भक्तों के साथ आए। उसके बाद डॉक्टर सलूजा, गांव के डॉक्टर, अपना बग हाथ में लिए गंभीर चेहरे के साथ पहुंचे। एक के बाद एक राजू की लिस्ट के सारे लोग आने लगे और वो अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ और लोगों को लाए थे। पड़ोसी, जान पहचान वाले, वो लोग जिन्होंने सुना था कि क्या हो रहा है और मदद करना चाहते थे। सुबह के 10 बजते बजते तहखाने के दरवाजे के बाहर 30 से ज्यादा लोग जमा हो चुके थे। मीना हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग एक आवाज पर चले आएंगे। ठाकुर प्रताप एक बड़े पत्थर पर खड़े हो गए ताकि सब उन्हें देख सकें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने तेज आवाज में कहा, हालांकि वो थोड़ा कांप रहे थे। मुझे पता है आप सबके पास काम है, परिवार है, लेकिन आप यहां हैं क्योंकि राजू आपके लिए मायने रखता था। क्योंकि उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने में बिता दी। भीड़ में से हाँ में सर हिलाने की और तारीफ की आवाजें आई। कुछ लोगों ने अपने आंसू पोंछे। ये जगह, ठाकुर ने तहखाने के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह राजू का सपना था। एक पनाहगाह, मुसीबत के वक्त गांव के परिवारों के लिए एक सुरक्षित जगह। और अब उस सपने को खतरा है ऐसे लोगों से जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो उस चीज को बर्बाद करना चाहते हैं जो उन्होंने बनाए ही नहीं। ठाकुर की आवाज भारी हो गई पर उन्होंने गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा। मेरा भतीजा विक्रम सोचता है कि वो मीना को डरा सकता है। वो सोचता है कि वो उस चीज को छीन सकता है जो कानूनी तौर पर मीना की है, पर वो गलत है। क्योंकि राजू ने सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं बनाई थी, उसने एक परिवार बनाया था, एक समुदाय बनाया था। और वो समुदाय आज यहां खड़ा है उसकी विरासत को बचाने के लिए। जोरदार तालियां बजी, लोगों के चेहरों पर पक्का इरादा दिख रहा था। मीना ठाकुर के पास खड़ी हुई। उसने उन सब चेहरों को देखा, कुछ जाने पहचाने, कुछ नए, और उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। उम्मीद। मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि राजू ने क्या बनाया है, उसने कांपती लेकिन साफ आवाज में कहा। मैं चाहती हूं आप अपनी आंखों से देखें कि क्यों इस जगह को बचाना जरूरी है। एक एक करके वो लोगों को नीचे तहखाने में ले गई। वो उन्हें छोटे समूहों में ले गई ताकि भीड़ ना हो। उसने उन्हें म्यूरल दिखाया, राशन दिखाया, राजू के नक्शे दिखाए, वो नोटबुक दिखाए जो सपनों और हिसाब किताब से भरी थी। उसने उन्हें सीसीटीवी कैमरा दिखाया और वो पेन ड्राइव दिखाई जिसमें विक्रम की धमकियां रिकॉर्ड थी। जो भी नीचे जाता वो नम आंखों और बढ़ले हुए चेहरे के साथ वापस आता। कुछ लोग मीना को गले लगाते, कुछ बस इज्जत से सर झुका देते। पंडित हरिओम सबसे आखिर में नीचे गए। जब वो बाहर आए तो उनके हाथ जुड़े हुए थे, जैसे वो प्रार्थना कर रहे हों।
ये जगह पवित्र है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सिर्फ धार्मिक तौर पर नहीं, बल्कि इंसानियत के तौर पर। रजू ने अपना दिल यहां रखा है और हम इसकी रक्षा करेंगे जैसे ये हमारा अपना घर हो। दोपहर तक प्लान साफ हो गया था। मिस्त्री मोहन और उनके साथियों ने तहखाने के दरवाजे को मजबूत लकड़ी के फत्तों और नए तालों से बैंड करना शुरू कर दिया। डॉक्टर सलूजा ने जनरेटर से जोड़कर इमरजेंसी लाइट्स लगाई। मस्तिरानी कमला ने पहरेदारी की बारी लगा दी ताकि हमेशा कोई ना कोई वहां मौजूद रहे। और पंडित हरि ओम ने बाहर एक छोटी सी पूजा की ताकि सबको आत्मिक ताकत मिले। लेकिन जब वो लोग काम शुरू कर ही रहे थे, तभी एक गाड़ी आई जिसने सबको जमा दिया। वो पुलिस की गाड़ी थी, स्टेट पुलिस की। 2 ऑफिसर उतरे। एक बुजुर्ग ऑफिसर थे जिनकी घनी मूछें और गंभीर चेहरा था। दूसरा नौजवान था जिसकी वर्दी साफ सुथरी थी और हाथ में नोटबुक थी। मीना देवी कौन है? बुजुर्ग ऑफिसर ने पूछा। मीना आगे आई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं हूं ऑफिसर। ऑफिसर ने हां में सर हिलाया। हमें आज सुबह एक शिकायत मिली है, गुमनाम शिकायत। किसी ने खबर दी थी कि यहां हंगामा होने वाला है और हमें वकील शर्मा जी की तरफ से भी एक नोटिस मिला है जिसमें आपके और आपके परिवार के खिलाफ धमकियों के सबूत हैं। मीना ने जल्दी से ठाकुर प्रताप को देखा। वकील ने अपना वादा निभाया था। जी हां ऑफिसर, मीना ने कहा। मेरे परिवार को धमकी दी गई है। मेरे पास उन धमकियों की रिकॉर्डिंग है, एक पेन ड्राइव में। नौजवान ऑफिसर ने अपनी नोटबुक निकाली। हमें वो देखना होगा और हमें यहां मौजूद सभी लोगों के बयान लेने होंगे। अगले 2 घंटों तक ऑफिसर्स ने मीना, ठाकुर प्रताप और अंजलि से सवाल जवाब किए। उन्होंने पेन ड्राइव चेक की, रिकॉर्डिंग देखी और विक्रम की धमकियों को ध्यान से सुना। जब वो खत्म कर चुके तो बुजुर्ग ऑफिसर गंभीर चेहरे के साथ मीना के पास आए। मीना जी, ये मामला बहुत संगीन है, उन्होंने कहा। रिकॉर्ड की गई धमकियां काफी हैं विक्रम और उसके साथियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकालने के लिए। हम कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे और हम अगले 48 घंटों के लिए यहां पुलिस की एक यूनिट तैनात करेंगे ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। मीना को लगा जैसे उसके घुटनों से बोझ उतर गया हो। शुक्रिया ऑफिसर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, ऑफिसर ने जवाब दिया। यह हमारा फर्ज है। और वैसे भी मैं आपके पति को जानता था। राजू ने एक बार बाद में फेज हुए एक परिवार को बचाने में हमारी मदद की थी। वो एक नेक इंसान था और वो हकदार है कि हम उसकी बनाई हुई चीज की रक्षा करें। ऑफिसर वापस अपनी गाड़ी में गए और रेडियो पर बात की। कुछ ही देर में एक और पुलिस गाड़ी आ गई जिसमें 2 और ऑफिसर थे। वो तहखाने के चारों तरफ खड़े हो गए। शाम शांति से गुजर गई। लोग तहखाने को बेहतर बनाने में लगे रहे। कुछ लोग खाना ले, कुछ औजार ले। वहां एक भाईचारे का माहौल था, सबका मकसद एक था। लेकिन जैसे ही रात हुई और सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा, वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कुछ रास्ते पर गाड़ियों के इंजन की आवाज, बहुत सारी गाड़ियां। मीना तहखाने से बाहर निकली और पेड़ों के बीच से गाड़ियों की हेडलाइट्स आती हुई देखी। 5-6 शायद उससे भी ज्यादा एसयूवीज थी। पुलिस वाले तुरंत सतर्क हो गए। एक ने रेडियो पर और फोर्स भेजने को कहा। गाड़ियां दरवाजे से 50 मीटर दूर रुक गई। दरवाजे खोले, आदमी उतरे। ये बहुत सारे थे। कुछ के हाथ में डंडे थे, कुछ के हाथ में हॉकी स्टिक्स, और सबसे आगे ठंडी मुस्कान और गुस्से से चमकती आंखों के साथ विक्रम खड़ा था। पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके बगल में एक आदमी था जिसे मीना ने तुरंत पहचान लिया। वो यहां का थानेदार था, लोकल पुलिस स्टेशन का इंचार्ज और विक्रम का सगा भाई। वो पुलिस की वर्दी में था और उसकी कमर पर बंदूक थी। नमस्ते बड़े ताऊजी, विक्रम ने मजाक उड़ाते हुए चिल्लाकर कहा। देख रहा हूं आज आपने मेहमान बुलाए हैं। स्टेट पुलिस का बुजुर्ग ऑफिसर आगे आया। विक्रम सिंह, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ वारंट है, धमकी देने, जमीन हड़पने की कोशिश करने और साजिश करने के आरोप में। तुम गिरफ्तार हो, शांति से खुद को हवाले कर दो। विक्रम जोर से हंसा। गिरफ्तार? किन आरोपों में? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ऑफिसर ने कहा। पुख्ता सबूत है। विक्रम की मुस्कान और चूदी हो गई। वो रिकॉर्डिंग्स गायब हो सकती हैं, गवाह अपना बयान बदल सकते हैं, और स्टेट पुलिस वाले उन्होंने कंधे उचकाए। कभी कभी सुनसान सड़कों पर उनके साथ हादसे हो जाते हैं। लोकल थानेदार आगे आया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मैं विक्रम के साथ हूं, उसने रुबदार आवाज में कहा, और इस इलाके में कानून में हूं। मेरी ज्यूरिसडिक्शन है। इसलिए बेहतर होगा आप लोग चले जाएं, इससे पहले कि माहौल खराब हो।
स्टेट ऑफिसर जरा भी नहीं डर। आपके पास स्टेट लेवल की जांच पर कोई अधिकार नहीं है थानेदार साहब, और अगर आपने दखल दिया तो आप भी गिरफ्तार होंगे। हवा में तनाव इतना गहरा था कि उसे महसूस किया जा सकता था। विक्रम ने उस भीड़ को देखा जो तहखाने के चारों तरफ खड़ी थी। उसने मिस्त्री मोहन को हाथोड़ा लिए खड़े देखा, मास्टरानी कमला को देखा जो बिना डरे खड़ी थी, पंडित हरि ओम को देखा जो मीना के बगल में खड़े थे, और पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ा दर्द दिखा। क्या तुम लोग सच में इसके लिए लड़ोगे? उसने थोड़ी कमजोर आवाज में पूछा। एक विधवा और एक पुरानी कोठरी के लिए, मिस्त्री मोहन ने जवाब दिया। हम कोठरी के लिए नहीं लड़ रहे, हम उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जो सही है, उस आदमी की याद के लिए जिसने इस गांव को अपना सब कुछ दिया। और अगर हमें यहां पूरी रात, पूरा हफ्ता या पूरा साल खड़ा रहना पड़े तो हम रहेंगे। भीड़ ने हां में नारे लगाए। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। उसके गुंडे पीछे देख रहे थे, घबराए हुए, जैसे वो सोच रहे हों कि यहां आकर गलती तो नहीं कर दी। और तभी गादियों के पीछे से चोटू उतरा। वो आगे आया, विक्रम के पास से गुजरा बिना उस देखे, और सीधा स्टेट पुलिस ऑफिसर के सामने जाकर रुक गया। मैं गवाह हूं, उसने साफ आवाज में कहा। मैं वहां था जब विक्रम ने मीना भाभी को धमकी दी थी, और मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। विक्रम ने उसे हैरानी से देखा। तू क्या कर रहा है बेवकूफ? जो सही है वो कर रहा हूं, चोटू ने बिना पलते जवाब दिया, जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लोकल थानेदार गुस्से में छोटू की तरफ बढ़ा, पर स्टेट ऑफिसर बीच में आ गया। हिम्मत मत करना, उन्होंने सख्ती से कहा। उसी वक्त 2 और पुलिस की गाड़ियां रिइंफोर्समेंट के साथ आ गई। 4 और ऑफिसर्स लंबी बंदूकों के साथ उतरे और पोजीशंस ले ली। विक्रम ने चारों तरफ देखा, अपने गुंडों को देखा जो अब गाड़ियों की तरफ पीछे हट रहे थे, गांव वालों की भीड़ को देखा जो उस नफरत से देख रही थी, अपने ताऊ जी को देखा जो उस दुख और निराशा से देख रहे थे, और आखिर में मीना को देखा। मीना ने उसकी आंखों में देखा, बिना पलके, झपकते बिना डरे। खेल खत्म विक्रम, उसने मजबूत आवाज में कहा। यह यहीं खत्म होता है। विक्रम ने जब्दा भींच लिया। एक पल के लिए लगा कि वो कुछ बेवकूफी करेगा, पर फिर धीरे से उसने हाथ ऊपर उठा लिए। ठीक है, उसने हारी हुई आवाज में कहा। ठीक है। ऑफिसर्स पास गए और उस हथकड़ी पहना दी। उन्होंने थानेदार को भी हथकड़ी पहनाए जो विरोध कर रहा था और वकीलों की धमकी दे रहा था, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब वो उन्हें पुलिस की गाड़ियों की तरफ ले जा रहे थे, विक्रम आखिरी बार मीने की तरफ मुड़ा। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने जहर भरी आवाज में कहा। हां, ये खत्म हो गया है, मीना ने जवाब दिया, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर कोई जोर नहीं है। पुलिस की गाड़ियां विक्रम थंदर और उनके कुछ साथियों को लेकर चली गई। बाकी गुंडे अपनी गाड़ियों में भाग गए, धूल उड़ाते हुए। जब पहाड़ों पर वापस सन्नाटा छाया तो मीना को लगा कि उसके पैर जवाब दे रहे हैं। मिस्त्री मोहन ने उसे गिरने से पहले थम लिया। सब ठीक है बेटी, उन्होंने नरम आवाज में कहा। अब सब ठीक है। लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, पहले धीरे फिर जोर से। तालियों के साथ आंसू थे गले मिलना था और राहत की हंसी थी। पंडित हरिओम मीना के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। राजू को आज तुम पर बहुत गर्व होता, उन्होंने भरी हुई आवाज में कहा। बहुत गर्व होता। मीना ने हां में सर हिलाया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उस रात कोई अपने घर नहीं गया। सब वही तहखाने के आसपास रुके खाना बांधता राजू की कहानियां सुनाई, साथ में हंसे और साथ में रोए। और राजू की मौत के बाद पहली बार मीना को लगा कि वो अकेली नहीं है, कि वो कभी अकेली थी ही नहीं, क्योंकि राजू ने जो परिवार अपने हाथों और अपने दिल से बनाया था वो जिंदा था और हमेशा रहेगा। उस पहाड़ी इलाके में उस रात को बीते हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। 3 हफ्ते जिनमें मीना और उसके बच्चों के लिए सब कुछ बदल गया था। विक्रम और थानेदार अब जेल में थे। उन पर धमकी देने, जमीन हड़पने की साजिश और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का मुकदमा चल रहा था। वकील शर्मा जी ने बड़ी होशियारी से केस लड़ा था। उन्होंने हर रिकॉर्डिंग, हर गवाह और राजू के छोड़े हुए हर कागज का इस्तेमाल किया। चोतू ने भी मैजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी और वो सब सच बोल दिया जो मीना ने उस दिन कहा था। उसकी हिम्मत ने इस केस को मजबूत बना दिया था। तहखाने के असली कागज अब 3 अलग अलग संस्थाओं में दर्ज थे, ताकि भविष्य में कोई भी उन्हें चुरा ना सके। ठकुर प्रताप ने एक खास शर्त जुड़वा दी थी कि यह जमीन मीना के बाद उसके बच्चों को मिलेगी और कभी भी उनके
परिवार के किसी और सदस्य को बेची नहीं जा सकेगी। लेकिन सबसे जरूरी बात कानून की नहीं थी, सबसे जरूरी वो बदलाव था जो गांवों के लोगों में आया था। मीना तहखाने के दरवाजे पर खड़ी होकर पिछले कुछ हफ्तों का काम देख रही थी। मिस्त्री मोहा और उनके साथियों ने जमीन के नीचे 2 और कमरे बना दिए थे और लकड़ी के नए पलंग लगा दिए थे। डॉक्टर सलूजा और एक इंजीनियर ने मिलकर बाहर सोलर पैनल्स लगा दिए जो राजू के जेनरेटर से जुड़े थे ताकि बिजली कभी ना जाए। मास्टरानी कमला ने स्कूल में चंदा जमा किया था और अब अलमारियां नई चीजों से भरी हुई थी। कंबाल, दवाएं, रसान, पानी की बोतलें, टॉर्च। राजू का सपना अब हकीकत बन रहा था और शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ा जितना उसने सोचा होगा। मां, वो लोग आ गए, राहुल ने ऊपर से आवाज लगाई। मीना सीधियां चढ़कर बाहर आई धूप में। अंजलि अपनी गाड़ी पार्क कर रही थी और उसके साथ 3 और गाड़ियां थी। अगली सीट से एक नौजवान औरत उतरी जिसके 2 छोटे बच्चे उसकी साड़ी से लिप्त हुए थे। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें रो रो कर सूज गई थी। ये सुनीता थी, पड़ोस के गांव की रहने वाली। पिछले हफ्ते एक छोटी सी पहाड़ी आग में उसका घर जल गया था। वो सड़क पर आ गई थी, बिना घर, बिना कपड़े, बिना खाना, सिर्फ अपने बच्चों और आंखों में खौफ लिए। मीना उसकी तरफ गई और बिना कुछ बोले उस गले लगा लिया। स्वागत है तुम्हारा, उसने धीमी आवाज में कहा। यहां तुम सुरक्षित हो। सुनीता उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मीना ने जवाब दिया। यह जगह इसीलिए है जब जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत हो। अंजलि ने सुनीता और उसके बच्चों को नीचे ले जाने में मदद की। उन्हें नए पलंग दिखाए, साफ कंबाल दिए और गरम दाल चावल खिलाया। सुनीता के बच्चे जो दार से सहमे हुए थे अब थोड़ा शांत लग रहे थे। आप जितने दिन चाहें यहां रह सकती हैं, मीना ने कहा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको नया घर नहीं मिल जाता। ये आपका घर है। सुनीता ने हाथ जोड़ लिए और इस बार उसकी आंखों में दुख के साथ साथ उम्मीद भी थी। उसी शाम जब सुनीता और उसके बच्चे सो रहे थे, मीना ऊपर आई और एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और आसमान संतरी रंग का हो गया था। अंजलि आकर उसके पास बैठ गई। तुम्हें पता है, उसने नरम आवाज में कहा, कल पापा ने मुझसे एक बात कही जो मेरे दिमाग में घूम रही है। क्या कहा? मीना ने पूछा। कि राजू ने सिर्फ एक पनाहगाह नहीं बनाई, उसने एक वादा बनाया था। एक वादा कि कभी किसी को अकेले मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मीना की आंखें नम हो गई। वो हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था। कभी कभी मैं गुस्सा होती थी कि वो देर से आता है या राज रखता है, पर अब मुझे समझ आया, ऐसा नहीं था कि वो हमसे प्यार नहीं करता था, बस उसका प्यार इतना बड़ा था कि सिर्फ हमारे परिवार में समा नहीं सकता था। वो प्यार पूरी दुनिया के साथ बांटना था। अंजलि ने मीना का हाथ पकड़कर दबाया। और तुम उस वादे को पूरा कर रही हो मीना, तुम उसका सपना जी रही हो। मीना ने अपने आंसू पोंछे। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, उसने कहा। मैं और पलंग बनवाना चाहती हूं, पानी साफ करने का बड़ा सिस्टम लगाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि अगर जरूरत पड़े तो हम 20 परिवारों को यहां रख सकें। और तुम ये करोगी, अंजलि ने यकीन के साथ कहा, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। जैसे कुदरत ने उसकी बात सुन ली हो, तभी एक और गाड़ी आई। इस बार पंडित हरिओम आए थे और उनके साथ मंदिर के युवा मंडाल के 3 लड़के थे। वो लोग किताबों के डब्बे, खिलौने और पढ़ाई का सामान लाए थे। हमें लगा कि जो बच्चे यहां आएंगे उन्हें मन बहलाने के लिए कुछ चाहिए होगा, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। और शायद बड़ों के लिए भी कुछ धार्मिक किताबें। मीना खड़ी हुई और पंडित जी के पैर छुए। शुक्रिया पंडित जी, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए बेटी, पंडित जी ने कहा। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैंने ये रास्ता क्यों चुना था, सेवा करने के लिए, लोगों के साथ खड़े रहने के लिए। उस रात मीना ने अपने 3 बच्चों को अपने कमरे में बुलाया। क्या तुम जानते हो आज कौन सा दिन है? मीना ने पूछा। बखों ने में सर हिलाया। आज तुम्हारे पापा को गुजरे हुए पूरे 4 साल और 3 हफ्ते हो गए हैं, मीना ने नरम आवाज में कहा। कमरे में शांति छा गई। पीहू अपनी मां से लिपट गई। लेकिन आज मीना ने आगे कहा, मैं नहीं चाहती कि हम उनकी मौत के बारे में सोचें। मैं चाहती हूं हम उनकी जिंदगी के बारे में सोचें, उस सब के बारे में जो उन्होंने बनाया, जो वो हमारे लिए छोड़ गए। उसने वो सोने की घड़ी निकाली और उस मेज पर रखा। ये घड़ी तुम्हारे परदादा जी की थी।
तुम्हारे पापा ने इसे मेरे लिए एक संदेश के साथ छोड़ा था, मेरे परिवार के लिए जब सही वक्त आए। और वो सही थे। वक्त आया और हमने कुछ बहुत खूबसूरत ढूंढा। क्या ढूंढा? मां पीहू ने अपनी तोतली आवाज में पूछा। ये कि तुम्हारे पापा का प्यार उनके जाने के बाद खत्म नहीं हुआ, मीना ने जवाब दिया। वो आज भी जिंदा है। मिस्त्री मोहन की मेहनत में, मास्टरानी कमला की मदद में, पंडित जी की दुआओं में, और हर उस इंसान में जो हमारे लिए खड़ा हुआ। राहुल ने चमकती आंखों से देखा। पापा ने सिर्फ एक तहखाना नहीं बनाया था ना? नहीं, मीना ने मुस्कुराकर कहा। उन्होंने एक परिवार बनाया, खून का नहीं बल्कि दिल का परिवार। और अब हम उस परिवार का हिस्सा हैं। स्नेहा पास आई और अपनी मां को गले लगा लिया। मुझे पापा पर गर्व है, उसने धीरे से कहा। और मुझे तुम पर भी गर्व है मां। मीना के दिल में एक ऐसी गर्माहट भर गई जो उसने सलों से महसूस नहीं की थी। आने वाले दिनों में काम और बढ़ गया और परिवार आने लगे। एक बुजुर्ग जोड़ा जिनका घर बारिश में बह गया था, एक आदमी जिसकी नौकरी चली गई थी और उसके पास अपनी बेटी को रखने की जगह नहीं थी, एक औरत जो अपने पति की मारपीट से भाग कर आई थी। हर कोई उस तहखाने में सिर्फ चैट और खाना नहीं ढूंढता था, वो कुछ और ढूंढता था। उम्मीद, अपनापा और ये यकीन कि वो अकेले नहीं है। मीना अंजाली और गांव के बाकी लोगों के साथ मिलकर सब संभालती थी। वो रजिस्टर रखते थे, खाना बनाने की बारी लगाते थे, बच्चों की देखभाल करते थे। एक महीने बाद ठाकुर प्रताप बड़ी खुशखबरी लेकर आए। मीना, मुझे तुमसे बात करनी है, उन्होंने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। वो बाहर एक देवदार के पेड़ के नीचे बैठे। मैंने शहर के कुछ बड़े व्यापारियों से बात की है, ठाकुर ने बताया। वो लोग तुम्हारे काम के बारे में जानते हैं और मदद करना चाहते हैं। कैसी मदद? मीना ने पूछा। पैसों की मदद, ठाकुर ने कहा, इस जगह को बड़ा करने के लिए और सामान खरीदने के लिए। वो चाहते हैं कि इस जगह को सरकारी मान्यता मिले, एक कम्युनिटी इमरजेंसी सेंटर के रूप में। मीना की आंखें फाती की फाती रह गई। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, ठाकुर ने कहा। राजू ने एक बीज बोया था, तुमने उसे पानी दिया और अब वो एक बड़ा पेड़ बन गया है जिसकी छांव में सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। मीना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। 2 महीने बाद दिसंबर की एक साफ दोपहर में वहां एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। सरकारी अफसर आए, अखबार वाले आए और आसपास के गांव के लोग आए। लेकिन मीना के लिए सबसे खास वो लकड़ी की पट्टी थी जो मिस्त्री मोहन ने बनाई थी और अब दरवाजे पर लगी थी। उस पर लिखा था, राजू सामुदायिक सेवा केंद्र। प्यार से बनाया गया, उम्मीद से चलाया गया, सबके लिए खुला। उस आदमी की याद में जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए दी। मीना ने वो पट्टी सबके सामने पढ़ी। उसके बच्चे उसके साथ खड़े थे। जब वो रुकी तो लोगों ने तालियां बजाई। कुछ लोग रोए, कुछ ने एक दूसरे को गले लगाया। और मीना ने जब चारों तरफ देखा तो उसे एक सपना सच होता हुआ दिखा। उस रात जब सब चले गए और तहखाने में शांति थी, मीना अकेले उस कमरे में गई जहां राजू की तस्वीरें थी। वो राजू की बड़ी तस्वीर के सामने बैठ गई और उससे ऐसे बात करने लगी जैसे वो वहीं हो। हमने कर दिखाया राजू, वो फुसफुसाई। हमने तुम्हारा वादा पूरा किया और मैं रुकूंगी नहीं। मैं चलती रहूंगी तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हर उस इंसान के लिए जिसे मदद चाहिए। उसने उंगलियों से तस्वीर को छुआ। शुक्रिया मुझे इतना प्यार करने के लिए। शुक्रिया मुझे यह सिखाने के लिए कि सबसे सच्चा प्यार वो नहीं जो घर में बैंड रहे, बल्कि वो है जो फैलता है, जो दुनिया को बदलता है। वो वहां काफी देर तक बैठी रही। उसे राजू की मौजूदगी महसूस हो रही थी, किसी भूत की तरह नहीं, बल्कि उन मजबूत दीवारों में, उस जनरेटर की आवाज में और उस सुरक्षा में जो वहां थी। आखिरकार वो खड़ी हुई, सीढ़ियां चढ़ कर बाहर आई और तारों भरे आसमान को देखकर मुस्कुराई, क्योंकि अब वो समझ गई थी राजू उन्हें छोड़कर कभी गया ही नहीं था। वो हर उस नेक काम में जिंदा था जो वहां होता था, और जब तक लोग उसकी विरासत को संभालने के लिए तैयार थे, राजू हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? पैसा, जमीन या सोना। लेकिन राजू ने हमें एक अलग रास्ता दिखाया। उसने दिखाया कि सबसे बड़ी विरासत वो सुरक्षा है जो हम दूसरों की मदद करके बनाते हैं। उसने चुपचाप काम किया, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के। और जब उसके परिवार पर मुसीबत आई तो वही अच्छाई एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। सोचिए, अगर राजू ने सिर्फ अपने लिए जिया होता तो क्या आज मीना उस घर को बचा पाती? शायद नहीं। पैसा खत्म हो सकता है,
जमीन चीनी जा सकती है, लेकिन जो इज्जत और प्यार आप लोगों के दिलों में बनाते हैं उसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई दुश्मन छीन नहीं सकता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मुसीबत कभी बता कर नहीं आती। जैसे राजू को नहीं पता था कि वो आग उसका आखिरी दिन होगा, वैसे ही हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। इसलिए आज ही से अपने हिस्से का तहखाना बनाना शुरू करें, ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि अच्छे कामों से, लोगों की मदद करके, रिश्ते निभाकर, ताकि जब आप पर या आपके अपनों पर आन जाए तो पूरा जमाना आपके साथ खड़ा हो। मीना की जीत सिर्फ कानून की जीत नहीं थी, यह इंसानियत की जीत थी। उम्मीद है इस कहानी ने आपको भी थोड़ी हिम्मत दी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनाते रहें और आप तक जिंदगी की सीख पहुंचाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफर में हम सफर बने। अपना ख्याल रखें और अच्छाई बांटते रहें।